नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर। दोस्तों, चैनल वही है, सिर्फ नाम बदला है। पहले मेरे साथ देश के बाद था, अब हिंदुत्व हेराल्ड है। चीज़ें वही हैं। देश के खिलाफ जो भी इस टाइप की चीज़ें होती थी उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाई और आगे भी उठाते रहेंगे। तो चलिए, एक्चुअली इतने दिनों के बाद में इसलिए कोई वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से हृदय बहुत ही ज़्यादा व्यथित था। खैर, आज बात करेंगे एक अतिरिक्त सत्र जिला न्यायाधीश एजाजुद्दीन काजी की, जो कि मुंबई में ही उन्हीं की तस्वीर है। एक बिजनेसमैन थे टोनी, जिनका ये नाम जो है ये बदला हुआ है, ओरिजिनल नाम नहीं उनका। उन्होंने अपनी पत्नी की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामला न्यायाधीश काजी की अदालत में पहुंचा और सुनवाई के दौरान अदालत ने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया। टोनी जो थे वो शौचालय गए, बाथरूम गए और न्यायाधीश काजी का क्लर्क उठा और चुपचाप उनके पीछे चला गया। और जब दोनों शौचालय में थे तो क्लर्क ने कहा, जज साहब को का थोड़ा ख्याल रखोगे या रख लोगे तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। टोनी ने पूछा कि मतलब? तो क्लर्क ने जवाब दिया कि 25 लाख रुपए आप उनको दे दीजिए। टोनी ने मना कर दिया और उस दिन के लिए मामला कोर्ट एडजर्न कर दिया गया। 2 दिन बाद में हुआ क्या कि टोनी को कॉल आया। ये कॉल किसका था? उसी क्लर्क का था। बोलता कि सोच लो, बाद में मत रोना कि फैसला पक्ष में नहीं आया। टोनी ने कॉल काट दी। क्लर्क ने कॉल करना जारी रखा, हर रोज टोनी को कॉल करता था और आखिरकार 15 लाख पर सौदा तय हो गया। तंग आकर टोनी ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो जो एसीबी है उससे कांटेक्ट किया और उन्होंने टोनी से क्लर्क को कॉल करने के लिए कहा और कहा कि हामी भर दो पैसे देने के लिए। टोनी ने ऐसे किया, क्लर्क को पैसे के लिए फोन किया और एक पहले से डिसाइडेड एक स्थान तय कर दिया कि भाई हमको फलानी जगह में मिलना है। टोनी पैसे लेकर वहां पहुंचा और एसीबी की जो टीम थी वो उनके पीछे थी और क्लर्क को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। और जब क्लर्क से पूछताछ की गई तो क्लर्क ने कहा कि मैं जज साहब के कहने पर यह सब कुछ कर रहा था। एसीबी ने उसे न्यायाधीश को कॉल करने के लिए कहा। उसने न्यायाधीश काजी को बताया कि पैसे मिल गए। काजी ने कहा, बहुत अच्छा, कल मुझको दे देना। लेकिन वो कल कभी नहीं आया क्योंकि क्लर्क अब जेल में था और न्यायाधीश काजी ने क्लर्क को कॉल करना और मैसेज करना जारी रखा, यह सोचकर कि क्लर्क पैसे लेकर भाग गया है। एसीबी ने सारे मैसेज पढ़ लिए जो कि ठोस सबूत थे और उन्होंने न्यायाधीश के घर पर छापा मारा। घर बंद था और जज साहब मतलब काजी साहब फरार हो गए थे। ये कोई अपवाद नहीं है, एक आदर्श है। हर निचली कार्यपालिका के न्यायाधीश का एक विशेष सहयोगी होता है जो रिश्वत मांगने और इकट्ठा करने का काम करता है और जब वो पकड़े जाते हैं तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो खुद को बलिदान कर दें, सारा ब्लेम, सारा दोष अपने ऊपर ले लें और न्यायाधीश का नाम नहीं लेंगे किसी कीमत पर। क्योंकि एक बार मामला ठंडा हो जाने के बाद में न्यायाधीश आमतौर पर जनरली अपने रुतबे से उनको बाहर निकाल लेते हैं, जेल की सलाखों से। एक मामला तो देखिए ये था। अब ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है जवाद सिद्दीकी की। दिल्ली बम कांड के मास्टरमाइंड और कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल के इंचार्ज और अल फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक। करोड़ों अरबों की पूंजी स्कीम से लेकर के यूनिवर्सिटी तक बहुत कुछ है इनके पास में। अब बात यह कि इस यूनिवर्सिटी को परमिशन किसने दी? क्या आपको पता है कि कांग्रेस की भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने 2014 में यह परमिशन दी थी? कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये हमेशा सत्य कहा किसने? हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने बाकायदा नियम, कानून और संविधान में संशोधन करके फरीदाबाद की जो बेशकीमती 60 एकड़ जमीन थी उसको मात्र 100 रुपए में ठग और फ्रॉड जवाद अहमद सिद्दीकी, जो कि मध्य प्रदेश में फ्रॉड करके भागा था, उसको दे दिया। और इतना ही नहीं, हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने माइनॉरिटी विकास योजना के अंतर्गत यहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए भी इसको अलॉट किए थे। अब सोचिए कि जो कांग्रेस अडानी को जमीन देने पर छाती कूटती है, वही कांग्रेस किस तरह से आतंक के अड्डे
बनाने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 60 एकड़ जमीन देती है। इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक विशाल मस्जिद बनी हुई है और उस मस्जिद के इमाम के घर पर ही आतंकी मुजम्मिल शकील रहता था। पुलिस ने मस्जिद के इमाम को पूछताछ के लिए जब हिरासत में अब ले लिया है, तो मुजम्मिल शकील के परिवार वाले कह रहे हैं कि मेरे डॉक्टर बेटे को उस इमाम ने ही ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाया होगा। देखिए कितना कम शब्दों में सारी चीजें आप कह करके अपने को साफ कर लिया। अब एक चीज और, कुछ चीजें हैं, कुछ सवाल है मेरे जहन में जिनके उत्तर मुझको नहीं मिल पा रहे हैं। शायद आप सभी मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो मेरे को इन चीज़ों का जवाब दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि क्या जो मैंने कहा है वो मेरे सवालों के उत्तर आपके पास में है, या जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। भारत में 1,04,062 1,04,062 मुस्लिम डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, और मान लीजिए कि इनमें से कम 50,000 डॉक्टर जो हैं वो सोशल मीडिया पर तो जरूर होंगे। अब हाल की घटनाओं को देखिए। साधारण मुस्लिम डॉक्टर हिंदुओं के नरसंहार जैसी साजिशों में गिरफ्तार हुए, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक भी मुसलमान डॉक्टर ने इन घटनाओं की निंदा की? अगर नहीं तो क्यों? इसका जवाब अवश्य आप मेरे को कमेंट करके बताइए। दूसरा, क्या किसी मुसलमान डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अपने मुस्लिम होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है? नहीं कहा। क्यों? क्या किसी मुस्लिम डॉक्टर ने यह कहा कि इन आतंकियों ने डॉक्टर्स के मुस्लिम समुदाय होने पर बदनुमा दाग लगाया? नहीं। क्यों? क्या किसी ने कहा कि ये इस्लाम का चेहरा नहीं है? नहीं कहा। क्यों? एक भी आवाज नहीं उठी। फिर हम क्या करें? कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि ऐसे मुस्लिम डॉक्टरों को अवॉइड करें, और केवल मुस्लिम डॉक्टर ही नहीं, हर उस व्यक्ति को अवॉइड करें जो इस समाज से आता है, चाहे वो सरकारी संस्थान में है या प्राइवेट संस्थान के अंदर में, क्योंकि अब ये लोग भरोसे के लायक नहीं रहे। पहले कहते थे कि छोटे तबके के जो लोग हैं वो ही आतंकवादी घटनाओं में हिस्सा लेते हैं, लेकिन अब ये चीज साबित हो गई है कि जो बहुत भारत की जो सबसे कठिन पढ़ाई है, उस पढ़ाई को करके एक अच्छा डॉक्टर बनने के बाद में अगर इनके जहन के अंदर में ये जिहादीपन है, तो बात साफ है कि ये जिहादी मानसिकता हर मुस्लिम व्यक्ति के अंदर में है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, किसी भी, चाहे वो कोई साइंटिस्ट है, उनके दिमाग में ये चीज़ रहेगी। ऐसे मुस्लिम डॉक्टरों को अवॉइड करें। भारत में कुल 12,99,254 रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर हैं। देश के सच्चे और संवेदनशील जो डॉक्टर हैं, आप लोग उन्हीं से इलाज करवाइए। समाज को सतर्क और स्वाभिमानी बनना होगा। एक भी मुस्लिम लीडर, कलाकार, डॉक्टर, इन्होंने आतंकी घटना जो लाल किले की हुई थी दिल्ली के अंदर में, उसकी आलोचना नहीं की। कितनी बेशर्म कौम है ये कि इनका 80% मुसलमानों के घर हिंदू सनातनियों से चलते हैं। इन्होंने आलोचना करने की बजाय उन लोगों की एक्टिविटी को सपोर्ट किया है। ये वीडियो देखिए आप, इसमें समाजवादी पार्टी के जो एक नेता है मुंबई के अंदर में, वो देखिए कितनी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। जुल्म और नाइंसाफी के कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म और नाइंसाफी खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। जो दिल्ली में सुध सरकार है, जो दिल्ली में हुआ, हम उस गम में आपसे ज्यादा हम उस तकलीफ को समझते हैं, क्योंकि हमने ये खून खराबा बहुत नजदीक से देखा और बहुत सालों से देखा है। आपसे गुजारिश है, एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द होनी चाहिए और साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा, जिन खानदानों से ये ताल्लुक रखते हैं, उनके माँ बाप, भाई बहन, वो मुजरिम नहीं है, उनको मुजरिम मत समझो। क्योंकि मैंने खुद देखा टीवी पे, जिस तरह एक डॉक्टर के बाप, उसका क्या कसूर है, उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल के उसको धक्के घसीटा जा रहा था।
ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे पता है, मुझे मालूम है जो दिल्ली में हमारे लोग इस हादसे का शिकार हुए, उनके घर वालों के दिलों पे क्या गुजरती होगी। हमने ये कई बार देखा, कश्मीर में होते हुए देखा, जम्मू कश्मीर में होते हुए। मैं तकलीफ समझती हूँ, मगर सरकार को चाहिए वो फर्क करे। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मुजरिम हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, मगर जो शक के बिना पे जिनके रिश्तेदारों को आप इस वक्त पकड़ दकड़ कर रहे हो, उनके साथ तरीके से पेश आइए। बेशक आप सवाल जवाब कीजिए उनसे, बेशक आप तफ्तीश कीजिए, मगर उनको मुजरिम समझ के तफ्तीश मत कीजिए। उनको सिर्फ ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन समझ के इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये अच्छा नहीं है। ये नजारा जब जम्मू कश्मीर के लोग देखते हैं कि अगर किसी कोई, अभी तो खाली जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी तो शक की बुनियाद पे आप माँ बाप भाई बहन को पकड़ के ले जा रहे हो, उनको घसीट रहे हो। मुझे लगता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये वाला वीडियो देखिए, इसके अंदर देखिए कि किस तरह से एक रिपोर्टर के साथ में ये लोग व्यवहार करते हैं और किस तरह के जवाब देते हैं। एक सेकंड आप रुकिए, क्या नाम है आप लोग का? अरे रुकिए तो सही, नाम तो बताइए। अरे एक मिनट, ये जो बम ब्लास्ट हुआ है इस पर क्या कहेंगे? आपको बम ब्लास्ट की जानकारी नहीं है? नहीं पता। हमास फिलिस्तीन के युद्ध की जानकारी है? शाहीन बाग में जो हुआ, अरे तो सुनिए तो सही, आप लोग नहीं बोलेंगे इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो गया, इसमें निंदा तो करिए कम से कम कि हाँ ये गलत हुआ कि सही हुआ। लेकिन निंदा भी नहीं करेंगे, अभी निंदा भी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है, ये लोग निंदा भी करना पसंद नहीं कर रहे हैं। आखिरकार दो शब्द बोल रहे हैं कि हाँ ये जिसने भी किया है वो किसी धर्म समुदाय से है, कोई पंथ से है, वो किसी समाज से है, वो निंदनीय है। देश में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनसे हमास की बात कर लीजिए, तुरंत जवाब देंगे। इनसे फिलिस्तीन की बात करिए, तुरंत जवाब देंगे। लेकिन जो अपने देश में रहकर देश से गद्दारी कर रहे हैं, डॉक्टर परवेज मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में ये लोग आखिर क्यों नहीं बोलना चाहते? एक बड़ा सवाल ये भी है। एक मिनट, क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बता दीजिए। अच्छा, जो बम ब्लास्ट हुआ है इस पे क्या कहेंगे आप? बम ब्लास्ट जो हुआ है, बम ब्लास्ट की जानकारी नहीं है दिल्ली में? बाहर से आए हो क्या आप लोग? अरे यार आप देखिए, कोई जवाब नहीं देना चाह रहा। आप लोग बात तो करेंगे यार, बात नहीं करना चाहते, बात नहीं करेंगे आप लोग। देखिए, बम ब्लास्ट के बारे में पूछें तो इनको ये मुंह छुपाकर अपना इधर उधर हो जाते हैं। बम ब्लास्ट इतनी बड़ी घटना होती है, उसके लिए बात नहीं करेंगे। सर, पर कितनी शर्म की बात है, उसने आज पूरे देश को दहला दिया। सर आप किसी और से इंटरव्यू लीजिए, आप मैं नहीं दे सकता। अच्छा, पर सर ये जो घटना हुई इसका दुख तो होगा। सर मैं आपको, आप मालूम कर लीजिए, और भी लोग हैं उनसे मालूम करिए आप। पर सर दुख तो होगा काफी है। चलिए सर, कैरम खेल रहे हैं। जो उमर जिसने यहाँ पर नमाज भी पढ़ी है 3 घंटे, वो यहाँ पर। अच्छा, आप ये भी तो आपको पता है यहाँ पे नमाज पढ़ के गया? सर सीसीटीवी में कैद हुआ। अच्छा, दिखाओ सर, पूरे देश में खबर नहीं फैल रही है ना, तो आप दिखाओ ना। हर चीज का सबूत ही देना जरूरी होता है, या कभी कभी कह भी देते हैं कि वो साला हरामी था। बिल्कुल वही। तो उसमें ये नहीं है कि ये कह जाओ कि मुसलमान था, ये कहो कि उसका कोई धर्म नहीं होता। तो आप तमीज से बात करिए, मैं आपको आप कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपको अच्छा भाईजान, मान लीजिए जो उमर ने लाल किला में यहाँ पे कर देता, फिर क्या होता सर? बड़े भाई शुक्र एहसान है, कुछ नहीं हुआ। ये लोग भाई आप जाइए यहाँ से, हम बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, ये काम है, जमात का काम है जो कोई ऐसे काम अपना काम नहीं करे। मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनाने का काम है। वो उमर कौन था फिर? मुझे क्या पता कौन था? तुम जानो। आपको नहीं पता वो आतंकवादी था? आपको नहीं? तुम जानो उस चीज को। अरे हमें नहीं पता। नहीं हट रहे, हम यही खड़े रहेंगे भाई, मेरा देश है, मैं यही खड़ा रहूंगा। आपका भी, हाँ तो आपका भी है ना, तो खड़े तो मैं ही क्यों हटूं फिर? अब मैं एक बात और कहूं कि इन लोगों के मन में जो ये मुस्लिम समाज है, देखिए अपवाद कहीं पर भी हो सकते हैं। अच्छे, मैं ये नहीं कहता कि 100% 100% मुसलमान बुरे नहीं, उनमें कुछ अच्छे, लेकिन वो उन अच्छे लोगों ने भी अभी तक इस आतंकवादी हमले का विरोध नहीं किया, इसके लिए 2 शब्द नहीं कहे, वो चुप्पी साधे हुए हैं। कारण कहीं ना कहीं उनको भी इन जिहादियों की मानसिकता से डर लगता है।
लेकिन एक बात सत्य है कि इनके मन में सनातन के खिलाफ नफरत और घृणा कूट कूट करके भरी हुई है, बहुत अच्छी तरह से इनके दिमाग में भरी हुई है। अब मेरे देश की सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उनसे एक निवेदन है कि इस समाज के चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, जो भी हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे गैर सरकारी, उनको किसी भी पब्लिक सर्विस से तुरंत ही हटा देना चाहिए, क्योंकि इनकी विश्वसनीयता अब नहीं रही। ये कभी भी किसी भी व्यक्ति की जान ले सकते हैं, या व्यक्तियों की जान ले सकते हैं, या शहरों को ये आग के ढेर में तब्दील कर सकते हैं। साथियों, मेरे अगर इन सवालों का जवाब आपके पास में है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और जब तक आपके जवाब मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।